So you can see the paper. ठीक है, अब इसमें देखो जो आपके पास पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. अ worm is a self-replicating program. True or false? It's true. Worm is a special type of virus which replicates itself. तो ये एक तरह का वायरस है जो अपनी बहुत सारी कॉपीज क्रिएट करता रहता है. So it is true. Firewall can be implemented in software as well as in hardware. ये ट्रू है. तो फायरवॉल की डेफिनेशन ये होती है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर व्हिच प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस. Okay. Moving on, question number 3. Write the output of the following SQL command. Select round 458.45, comma -1. Yes, very good. It's 460. So -1 का मतलब है टेंस प्लेस तक राउंड करना है. तो टेंस प्लेस में 450 या 460 आ सकता है. 58 is near to 460. So answer should be 460. Okay. Given a panda series called, ये तो Python हो गया. ये भी Python है. Question number 9. Which of the following is not a network topology? बग. सो स्टार होती है, मैश होती है, ट्री होती है, बस होती है. बग नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं होती है. For web pages where the information is changed frequently, for example, stock prices, weather information, which out of the following options would you advise? Justify your answer. Why? Why dynamic web page? Justify भी करना है. And dynamic keeps on updating itself from the server. ठीक. हाँ, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी टर्म्स हो आपको आनी चाहिए, चाहे आप CS हो चाहे IP. ठीक है. The sub-str function in MySQL is an example of dash. ये IP का क्वेश्चन है specifically. Question number 11. Sub-str function किस कैटेगरी में आता है out of the 4 options? It's a text function. String पे काम करता है. String का मतलब होता है text. So it is a text function. Okay. Then we have question number 14. I can keep you signed in. I can remember your site preferences. I can give you locally relevant content. Who am I? Yes. So cookies आपके पास टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो क्लाइंट साइड पे स्टोर होती हैं एंड दे स्टोर योर प्रेफरेंसेस. ठीक है, जैसे हमारे पास ऑप्शन आती है कई पेजेस पे कीप मी साइंड इन, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को सेव करके रखती है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वो साइट ओपन करो तो आपको ऑलरेडी साइन इन करते हैं. सो आंसर इज कुकीज. ओके. वो कुकी पे डिपेंड करता है, साइट सेट कर सकती है और आप अपने ब्राउजर में भी सेटिंग कर सकते हो कि कोई भी कुकी की लाइफ कितनी होनी चाहिए. और आपको कभी खुद से भी क्लियर करना हो तो आप ब्राउजर की सेटिंग्स में जाकर क्लियर ऑल कुकीज को जाकर सारी कुकीज क्लियर भी कर सकते हो. तो टाइम डिफरेंट हो. कुकीज आर बिट रिस्की बट सेम इंफॉर्मेशन अगर आप बार बार एंटर नहीं करना चाहते हो तो इट्स गुड. बट अब कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको कभी भी कुकी में स्टोर नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो इजीली हैक हो सकती है. सो नेवर स्टोर एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. जैसे ऑप्शन आता है ना सेव पासवर्ड वाला, तो वो भी अवॉइड ही करना चाहिए कि हम सेव पासवर्ड ना करें. बट अगर आपका लैपटॉप कोई और यूज नहीं कर रहा है एंड यू हैव प्रॉपर एंटीवायरस इंस्टॉल्ड तो आप कर सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. Which amongst the following is not an example of antivirus? Edge. Edge क्या है? Browser. Question number 16. A mail or message sent to a large number of people indiscriminately without their consent is called spam.
अगर आप किसी की परमिशन के बिना, किसी की मर्जी के बिना उसको मैसेजेस भेजे जा रहे हो, या अभी जैसे चैट में मैं आपको बोलूं कि चैट में मत लिखो, लेकिन आप चैट में मैसेजेस लिखे जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्पैम। तो जब आप सिमिलर टाइप ऑफ मैसेजेस बहुत बल्क में भेजते हो, विदाउट कंसेंट भेजते हो, तो दैट इज मार्क्ड एज स्पैम। The dash command is used, question number 18. The dash command is used to sort a column's data in SQL in ascending order. Order by. Question number 19th. Write the SQL command that removes leading and trailing spaces from a given string. ये IP वाले आंसर करेंगे. Trim. So we have a function called trim which removes the spaces from the beginning or end of the string. Question number 20. The dash topology has a central controller. Star. Okay. Now we have this question number 23. Consider the table item created in MySQL given below. So item नाम का ये टेबल है जिसमें कॉलम्स है, आइटम नंबर, आइटम का नाम, रेट, क्वांटिटी एंड मॉडल. When we move down, वो कह रहे हैं state the command that will give the output as. तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? ईयरफोन MI, कॉलर माइक MI. तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी कमांड उसके लिए सही होगी. ठीक है, तो सिलेक्ट के साथ नेम मॉडल तो चारों में ही है, तो मतलब हाफ ऑफ द कमांड तो चारों ही ठीक है. सो आपको बेसिकली चेक करना है वेयर. तो आप एक बार ये देख लो, मैं आपको कंडीशंस दिखा, चेक करें. मॉडल इज इक्वल टू MI, एयरफोन एंड कॉलर माइक. हाँ ठीक है, सो इट्स ऑप्शन ए. अच्छा, दो है इसमें, बोथ बोथ भी दिया हुआ है ना, नीचे देखो. इसमें क्या है? लाइक MI. ए और बी भी सही है. मॉडल लाइक MI विल ऑल्सो गिव यू द सेम आंसर. बी से बी नहीं, तो परसेंटेज तो इसलिए होता है इफ वी हैव अननोन कैरेक्टर्स. यहाँ तो एग्जैक्ट MI ही है ना. सो लाइक MI में परसेंटेज नहीं है, बट MI तो MI के साथ मैच करेगा ही. देयर इज नो एक्स्ट्रा कैरेक्टर. सो आप जब ऐसे लिखते हो जब परसेंटेज और अंडरस्कोर नहीं है, तो इट विल मेक एन एग्जैक्ट मैच. तो एग्जैक्ट मैच हो रहा है, सो ये भी मैच करेगा, तो बी भी सही है. चेक कर लेते हैं कि सी भी अगर सही है या नहीं. 10 और 13. तो कॉलर माइक इज आइटम नंबर 13, ईयरफोन इज 10. तो यस, 10 और 13 इन आई नंबर इन 10, 13 विल ऑल्सो गिव मी द सेम आंसर. फिर है वेयर क्वांटिटी इज इक्वल टू 4 और क्वांटिटी इज इक्वल टू 5. इसमें बहुत सारे आ जाएंगे. क्वांटिटी इज इक्वल टू 5 में तो इधर से भी ईयरफोन आ रहा है, फिर ये ईयरफोन भी आ रहा है, फिर हेडफोन भी आ रहा है, कॉलर माइक भी आ रहा है, मोबाइल स्टैंड भी आ रहा है, तो वो तो नहीं होगा. सो इट्स ABC. इसका आंसर 2 सही है. एनी ऑफ द ऑप्शन A, B एंड C विल गिव यू द सेम आउटपुट, ईयरफोन एंड कॉलर माइक ऑफ MI. अंडरस्टूड? इन वाला. हाँ, तो इन का मतलब क्या होता है? वेयर, ये जो कॉलम यहाँ पे लिखा है आई नंबर, इन मतलब इस कॉलम की वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज यहाँ ब्रैकेट में दी है उसमें से किसी के भी इक्वल हो जाए. तो इसका मतलब है कि आई नंबर इक्वल टू 10 और आई नंबर इक्वल टू 13. तो जहां पर आई नंबर 10 मैच होगा उसको भी दिखाना है आपने, और जहां पे आई नंबर 13 के साथ मैच होगा उसको भी दिखाना है आपने. सो आई नंबर नहीं, वो तो बिटवीन में होता है. अगर मैं लिखती हूँ आई नंबर बिटवीन 10 एंड 13, तो 10, 11, 12, 13 तीनों आते हैं, चारों आते हैं. पर ये इन है, इनमें रेंज मैच नहीं होती, इनमें एग्जैक्ट वैल्यू मैच होती है. तो वो सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू मैच करेगा कि इन 10 या 13, तो वो इक्वल टू 10 होना चाहिए या इक्वल टू 13 होना चाहिए. तो अगर है तो शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा. सो जैसे ये नीचे वाली कमांड है ना, वेयर क्वांटिटी इज इक्वल टू 4 और क्वांटिटी इज इक्वल टू 5, इसका शॉर्ट हैंड आप लिख सकते हो वेयर क्वांटिटी इन ब्रैकेट में 4, 5. सो जब आपके पास इक्वालिटी के लिए मल्टीपल वैल्यूज हो, तो रादर देन राइटिंग और अगेन एंड अगेन, हम इन लिख के जो भी वैल्यूज है उनको ब्रैकेट्स में दे सकते हैं. तो अगर कॉलम उनमें से किसी भी एक से मैच करता है तो शो कर देगा, अगर किसी से भी मैच नहीं होता तो शो नहीं होगा. समझ आया? सो इसमें हमारे पास इन और बिटवीन दो ऑपरेटर्स होते हैं.
ठीक है। अगर आपको कहा जा रहा है सैलरी बिटवीन 5,000 एंड 80,000, तो क्या होगा? 5,000 से 8,000 के बीच में, मतलब 5,000 हो, 5,500 हो, 600 हो, 70,000 हो, 72,000 हो, कुछ भी हो, वो मैच करेगा। एंड बोथ साइड्स आर ऑल्सो इंक्लूसिव, वो बिटवीन होता है। सो अगर यहाँ पर आई नंबर बिटवीन होता 10 and 13, तो आप 10 को भी लेते, 11 को भी लेते, 12 को भी लेते, 13 को भी लेते। लेकिन इन है, इन का मतलब है कि या तो आई नंबर 10 हो या फिर आई नंबर 13 हो, सिर्फ तभी शो करना है, अदरवाइज शो नहीं करना। तो ये आपका आई नंबर 10 है, ये 13 है, इसलिए सिर्फ ये दो डिस्प्ले होंगे। क्लियर? ओके, सो moving on to the next question, it says what will be the output of the following command? Select star from item where quantity is equal to 5. ऑर्डर बाय मॉडल डिसेंडिंग। अब इसके लिए टेबल देखने की भी जरूरत नहीं है, आप कमांड से ही बता सकते हो कौन सा आउटपुट सही है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम मतलब सारे कॉलम्स आएंगे, ठीक है। वेयर क्वांटिटी इज इक्वल टू 5, क्या फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ही यही है कि क्वांटिटी 5 होनी चाहिए, इसमें तो सारी आ रही है। बी हो सकता है आंसर, सेकंड वाला हो सकता है, थर्ड हो सकता है, नो, फोर्थ हो सकता है, यस। अब मतलब सेकंड या फोर्थ में से कोई है। तो अब हम देखते हैं उसमें आगे क्या लिखा है। ऑर्डर बाय मॉडल डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय मॉडल डिसेंडिंग। सो मॉडल आपका आखिरी कॉलम है। सो सेकंड वाले में आंसर में आ रहा है बोट, जेबीएल, लिनोवो, एमआई, और इसमें उल्टा आ रहा है एमआई, लिनोवो, जेबीएल, बोट। तो कौन सा वाला होना चाहिए आंसर? फोर्थ वाला, डिसेंडिंग लिखा है। हाँ, डिसेंडिंग, तो फोर्थ वाला होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो एम से जो शुरू होता है वो पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और बोट वाला आखिर में आएगा। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस। अच्छा, now Nishu has given the following command to obtain the highest rate of every item. उसने लिखा है select max rate from item where group by name, but she is not getting the desired result. Help her by writing the correct command. अब बताओ कि इसमें क्या गलत है, और जो चार ऑप्शंस नीचे दिए हैं उसमें से सही ऑप्शन कौन सी होगी? उसको क्या चाहिए? नेम के अकॉर्डिंगली हाईएस्ट रेट चाहिए, मतलब उसको ऐसा रिजल्ट चाहिए कि जैसे ईयरफोन है, तो यहाँ पे 3 बार ईयरफोन है ना, ईयरफोन, 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 तो इसमें से हाईएस्ट रेट कौन सा हो जाएगा? 1499, है ना। 3 भी क्यों, और भी है ईयरफोन। अगर हम केस सेंसिटिव, नहीं एसक्यूएल तो केस सेंसिटिव होता ही नहीं है, तो 5 ईयरफोन्स है, 5 में से हाईएस्ट आ जाएगा 1499। फिर आपके पास दो जगह पर हेडफोन है, उसका आ जाएगा 1099। फिर कॉलर माइक का, फिर मोबाइल स्टैंड का, तो ठीक है। आपको नेम वाइज हाईएस्ट रेट देखना है, तो नेम वाइज हाईएस्ट रेट देखना है, उसके लिए इसमें से सही कमांड कौन सी होगी? ये तो उसने लिखा ही था ना जो गलत है। पर मैं नेम कॉमा मिसिंग है इसलिए। और बताओ, सबको लग रहा है ए सही है? एवरीबडी थिंक्स ए इज करेक्ट, बी कौन कह रहा है? अच्छा, बी, और कौन सपोर्ट कर रहा है बी को? मेरे को एक बात बताओ, ये जो आपकी फर्स्ट कमांड है आयुष, डज इट मेक एनी सेंस ऑफ पुटिंग वेयर ओवर हियर? सेकेंड ऑप्शन आंसर है, दैट्स करेक्ट। वेयर किस लिए यूज होता है? कंडीशन चेक करने के लिए। यहाँ पे कोई कंडीशन है वेयर के साथ? कोई कंडीशन नहीं है, तो वेयर का क्या यूज हुआ? कुछ भी नहीं। तो आपको क्या करना है? नेम दिखाना है, उसका मैक्स रेट दिखाना है फ्रॉम आइटम टेबल। ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करनी है? नेम के बेसिस पे। सो सेकेंड ऑप्शन इज दी। अगर कंडीशन आपके सिंगल कॉलम पे है तो लगता है, और वो ग्रुप बाय से पहले आता है। सो लगा तो सकते हैं कंडीशन में, बट कंडीशन तो होनी चाहिए, यहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं है। ठीक है।
सो सिलेक्ट नेम कॉमा मैक्स रेट फ्रॉम आइटम, ग्रुप बाय नेम इज द करेक्ट आंसर। अगर आपकी कंडीशन में कोई भी ग्रुप फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा होगा लाइक मैक्स सम, तो वो आप हैविंग के साथ लगाओगे कंडीशन, वेयर के साथ नहीं। बट अगर आप क्वांटिटी पे कंडीशन चेक कर रहे हो तो आप वो वेयर के साथ लगा सकते हो। बट खाली वेयर का तो कोई सेंस नहीं होता किसी भी कमांड में कभी भी, इट मस्ट हैव अ कंडीशन आफ्टर इट। देखो ऑर्डर बाय का मतलब ऑर्डर वर्ड से ही क्लियर है। ऑर्डर का मतलब क्या है? सॉर्टिंग करना। आपको डेटा को अरेंज करना है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो यू हैव टू अरेंज योर डेटा। जब आपको बोला जाए कि डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तब आपके पास ऑर्डर बाय। देख रहे हो क्वेश्चन में से ही आंसर मिल रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो व्हेन यू गेट दैट वर्ड कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो ऑर्डर बाय लगेगा। और जब आपको कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए कि हाईएस्ट निकालो आइटम नेम वाइज, या फॉर ईच मॉडल आप टोटल निकालो। सो जब आपको पांचों में से कोई भी ग्रुप फंक्शन का रिजल्ट चाहिए, सम मिन मैक्स काउंट है ना, या एवरेज, बेस्ड ऑन सम कॉलम जिसमें सिमिलर वैल्यूज अगर हैं, तो हमें उसका ग्रुप बनाकर वो रिजल्ट निकालना है। तो वहां पर आपका ग्रुप बाय यूज होता है। तो जब फॉर ईच नेम, फॉर ईच मॉडल, फॉर ईच डिपार्टमेंट या फॉर एवरी डिपार्टमेंट इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, दैट मीन्स आप उसमें ग्रुपिंग करोगे और ग्रुप के बाद आपको पांचों में से कोई एक ग्रुप फंक्शन यूज करना होगा। और जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात होती है तो ऑर्डर बाय यूज होता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज स्टेट द कमांड टू डिस्प्ले द मॉडल एंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ एवरी मॉडल। देखो अब इसमें फिर से क्या आ गया, आपको मॉडल दिखाना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ एवरी मॉडल दिखाना है, मतलब ग्रुप बाय लगेगा, हर मॉडल के हिसाब से टोटल क्वांटिटी निकालनी है। टोटल किससे निकलता है? सम से। सो सम निकालना है आपको क्वांटिटी का, हुज टोटल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10। तो जिसकी टोटल क्वांटिटी 10 से ज्यादा है। क्या कह रहे हो? ऑप्शन सी होगा। तो ग्रुप बाय तो उन्होंने सब में ही यूज किया हुआ है इन अ वे। ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहली चीज आपको देखनी क्या है कि जो कंडीशन है वो क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10, दिस इज द कंडीशन। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि कंडीशन ही सम ऑफ क्वांटिटी है। अब नेम देखना है और सम देखना है, नहीं, मॉडल है और मॉडल के अकॉर्डिंगली सम है। तो नेम वाला गलत हो जाएगा। तो हमारे पास बचा ये कि मॉडल सम क्वांटिटी यहाँ तक ठीक है, ग्रुप बाय ठीक है, ये ग्रुप बाय क्या हो रहा है? नेम। तो ग्रुप बाय नेम तो हम कर नहीं रहे। हमें ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करनी है? एवरी मॉडल, मतलब ग्रुप बाय मॉडल having quantity greater than 10. So this is option number C. सबने ये बोला था, that's the correct answer. Where के साथ हम ये कंडीशन नहीं लगा सकते थे। Where के साथ सम क्वांटिटी वाली कंडीशन नहीं लग सकती। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता जहां पे लिखा होता where सम क्वांटिटी ग्रेटर देन 10, तो वो भी गलत होता। वो हैविंग के साथ आएगा। सो ग्रुपिंग किसके बेसिस पे हो रही है? मॉडल के बेसिस पे। इसलिए जो आप देखोगे साथ में वो मॉडल ही देख सकते हो। और क्या चाहिए? सम ऑफ क्वांटिटी। कहाँ पे? जहां पे सम ऑफ क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, हेल्प अलंकार टू राइट द कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द हेडफोन ऑफ JBL कंपनी। तो उसको हेडफोन देखना है JBL कंपनी का, where name is equal to headphone and model is equal to JBL। ठीक है। डायरेक्ट कंडीशन है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम वेयर नेम इज। नहीं, अगर परसेंटेज फोन लगाते हैं तो ईयरफोन भी तो मैच कर जाएगा ना। अगर आप लिखते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम वेयर नेम लाइक परसेंटेज फोन, तो परसेंटेज फोन में आपका ईयरफोन भी तो मैच हो जाएगा, फिर वो JBL के ईयरफोन्स भी दिखाएगा। और हमें सिर्फ हेडफोन देखना है। तो अगर आपको एग्जैक्टली हेडफोन देखना है तो इट हैज टू बी ऑप्शन बी। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 25। State any two differences between single row functions and multiple row functions। बहुत कम chances होते हैं कि आपको ऐसे theory questions आए, but if you get a question like this, तो single row function और multiple row function में जब भी difference आता है, you must always make this diagram कि single row function में single input होता है, single output आता है, एक input जाएगा, एक output आएगा। And as the name says, multiple row functions में multiple inputs आएंगे, but outputs एक ही होता है।
ठीक है। सो डायग्राम जहां पे भी आपका बन सके थियरी क्वेश्चन में, ऑलवेज मेक डायग्राम दैट मेक्स द आंसर मोर प्रेजेंटेबल। सो दिस इज सिंगल रो, आईपी में है, सीएस में नहीं है। सो दिस इज सिंगल रो फंक्शन, दिस इज मल्टी रो फंक्शन, मतलब एग्रीगेट फंक्शंस है सीएस में, लेकिन डिफरेंस नहीं पूछेंगे आपसे। सो आपके पास सिंगल रो फंक्शंस हो गए जो एक वैल्यू पे काम करते हैं, जैसे कि आपके टेक्स्ट फंक्शंस हो गए, न्यूमेरिक में हो गए राउंड फंक्शन, ठीक है, डेट फंक्शंस हो गए। और फिर आप इसमें एग्जांपल दे दोगे, 5 ही हैं, सम, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट। जस्ट गिव 2 एग्जांपल्स विद इट, और एक बार वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन लिख दो, दैट्स इट, आपके 2 मार्क्स के। अच्छा, चॉइस भी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय क्लॉज? अभी अभी आपने ही पूछा था, आई जस्ट एक्सप्लेन्ड, है ना। तो ऑर्डर बाय इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग द डेटा, ग्रुप बाय इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग द डेटा ऑफ अ कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, फिर आप एक छोटा सा टेबल बना सकते हो, बहुत बड़ा नहीं बनाना। जैसे आपने यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना दिया, लेट्स से स्पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स, कुछ भी ऐसे ले लो। सो यहाँ पर आप स्टोर कर लो लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल, फिर से क्रिकेट ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे कुछ भी ले सकते हो। सो अब यहां से अगर मैं इसको ऑर्डर बाय करूंगी तो वो कैसे शो कर देगा? बी पहले आ जाएगा, बास्केटबॉल, फिर क्रिकेट, फिर क्रिकेट। लेकिन अगर आप ग्रुप बाय करोगे तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? 2। क्रिकेट का ग्रुप अलग हो जाएगा, बास्केटबॉल का ग्रुप अलग हो जाएगा, और उसपे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ऐसे आप कोई भी खुद से एक छोटा सा टेबल बनाकर एक सैंपल दिखा सकते हो कि ऑर्डर बाय इस पे कैसे काम करेगा और ग्रुप बाय इस पे कैसे काम करेगा। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करो, बट एग्जाम्पल जरूर दो। तो थ्योरी क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करो, इट इज अ मस्ट दैट यू गिव अ प्रॉपर एग्जाम्पल विद दैट, उससे आपके कभी आधा नंबर भी नहीं कटेगा कहीं पे भी। ठीक है। कंसिडर कंसिडर द डेसिमल नंबर x with value this, write commands in SQL to round it off to a whole number। अगर मुझे इसको राउंडेड ऑफ करना है होल नंबर के लिए तो मैं क्या लिखूंगी? सिलेक्ट, बताओ। सिर्फ राउंड होता है, राउंड एक्स। सो आप यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस बताओगे ही नहीं, तो अगर आप डेसिमल प्लेसेस नहीं बताते हो तो बाय डिफॉल्ट वो राउंड ऑफ कहाँ तक करता है? 0 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब इट विल राउंड इट ऑफ एज अ होल नंबर। सो आप सिलेक्ट राउंड, ब्रैकेट में एक्स, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उस नंबर को आपको एक्स एज्यूम करना है, तो सिलेक्ट राउंड एक्स आपने लिख दिया, या आप ये नंबर भी पूरा लिख सकते थे, बट आप कॉमा 0 लिख सकते हो, या कॉमा 0 नहीं भी लिखोगे तो भी बाय डिफॉल्ट कॉमा 0 ही होता है। सो इट विल राउंडेड ऑफ अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस, मतलब इनटू अ होल नंबर। सेकंड का आंसर, राउंड इट टू 2 प्लेसेस बिफोर द डेसिमल, -2। सो x कॉमा -2 आ जाएगा, बिफोर द डेसिमल बोला आपको, तो ये आपको नियरेस्ट 100 के पास वैल्यू राउंड करके देगा। सो इसका आंसर नियरेस्ट 100 में क्या आएगा? पूछा नहीं है उन्होंने, बट मैं पूछ रही हूँ, नियरेस्ट 100 में अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो क्या आएगा? 7500। हाँ, वो तो आंसर हो गया, उसको रन करेंगे तो आंसर आएगा 7500। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। Shelly writes the following commands with respect to a table M, employee। हाँ जी, 27 सीरीज का है बेटा, एसक्यूएल के कर रहे हैं ना। क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि अगर उसने सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा तो उसके पास आउटपुट आ रहा है 7, लेकिन उसने सेलेक्ट काउंट कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा तो उसके पास आउटपुट आ रहा है 5, ऐसा क्यों? ठीक है। हम्म, और उसमें जहां पर नल है वो उसको काउंट नहीं करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो काउंट स्टार क्या करता है? इट काउंट्स द नंबर ऑफ रोज, सो इरिस्पेक्टिव कि किसी कॉलम में नल है या नहीं है। सो काउंट्स द नंबर ऑफ रोज इन द टेबल, या आप कह सकते हो इट गिव्स द कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल। सो इट काउंट्स द नंबर ऑफ रोज इन द टेबल। सो टोटल नंबर ऑफ रोज इन द टेबल आर 7,
बट जो कमीशन कॉलम है, टू वैल्यूज ऑफ कमीशन कॉलम आर नल। सिंस वो दो वैल्यूज नल है, इसलिए इसका आंसर 5 आ रहा है, क्योंकि जो काउंट है वो नल वैल्यूज को काउंट नहीं करता, सिर्फ नॉट नल वैल्यूज को काउंट करता है। सो एज पर दैट इसका आंसर आपके पास 5 आएगा। ठीक है, so two values of commission column are null. That's why select count commission from employee is giving 5, and the above query gives you the total number of rows, which is 7. Very good. और ये बहुत ही important question है, किसी ना किसी तरह से इसकी wordings घुमा फिरा के पूछा जरूर जाता है। So definitely you will get some question based on count में null consider होता है या count में null consider नहीं होता है, तो इस चीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ओके। हम्म। हाँ, उसमें तो नंबर ऑफ रोज काउंट होती है ना। स्टार का मतलब क्या है कि रो एग्जिस्ट करती है। अब अगर 5 कॉलम है, हो सकता है 4 में नल हो, लेकिन एक कॉलम तो होगा जिसमें नल नहीं होगा। दैट्स व्हाई यू हैव दैट रो, क्योंकि अगर पांचों ही नल होते तो फिर वो रो ही नहीं होती ना। तो रो एग्जिस्ट करने का मतलब है कि जितने भी कॉलम्स हैं उनमें से किसी एक कॉलम में तो वैल्यू होगी, अगर बाकी सब में नल भी है तो अगर किसी एक में भी वैल्यू है, सो दैट रो इज काउंटेड। सो काउंट स्टार विल काउंट द नंबर ऑफ रोज, मतलब इफ इवन अ सिंगल कॉलम हैज अ नॉट नल वैल्यू, इट इज काउंटेड। जबकि काउंट ब्रैकेट में कॉलम का नाम जो है वो सिर्फ उसी कॉलम में देखता है कि नॉट नल वैल्यूज कितनी है, और उन्हें काउंट करता है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? 29th. Consider the following SQL string: self motivation. Write commands to display motivation. IP students का क्वेश्चन है ये। अगर मुझे सेल्फ मोटिवेशन में से मोटिवेशन टेक आउट करना है, व्हाट शुड आई राइट? सिलेक्ट तो लिखेंगे ही, कौन सा टेक्स्ट फंक्शन यूज होगा? मिड भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5, 5 से शुरू हो रहा है ना। एसक्यूएल में कैरेक्टर्स 1 से शुरू होते हैं। सो 1 2 3 4 5। सो मिड में आपने पहले तो स्ट्रिंग लिखनी है, तो आप पहले तो स्ट्रिंग लिखोगे कोट्स के अंदर। सो यू विल बी राइटिंग लाइक डबल कोट्स में जो आपकी स्ट्रिंग लिखी हुई है वो एज इट इज आप लिख दोगे। उसके बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन बतानी है 5। अब मिड का फायदा ये होता है कि स्टार्टिंग पोजीशन बता दी और एंडिंग पोजीशन नहीं बताई तो वो सारे के सारे कैरेक्टर्स को फेच करता है वहां से। तो मैं एंडिंग बता ही नहीं रही, व्हाई शुड आई राइट 10? सो आप सिर्फ लिखो सेल्फ मोटिवेशन कॉमा 5, तब भी वो आपको क्या देगा? 5 से शुरू करके लास्ट तक सारा। सो आपके पास मोटिवेशन आ जाएगा। या आप ये राइट से भी कर सकते थे, सिलेक्ट राइट सेल्फ मोटिवेशन कॉमा 10, तो राइट साइड से 10 लेटर्स आ जाते हैं। लेफ्ट और राइट से भी पिक कर सकते हैं ना। अच्छा, सेकंड वाले का। अच्छा, सेकंड वाले में बताओ। 5 3, it is starting position and the number of characters. So starting position is 5 and number of characters is 3. पाइथन में होता है स्लाइसिंग में स्टार्टिंग एंड एंडिंग, यहाँ पर एंडिंग नहीं होता। यहाँ पे वी हैव नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सो वी हैव स्टार्टिंग पोजीशन 5 एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 3। ठीक है, कंसिडर द सेम स्ट्रिंग सेल्फ मोटिवेशन, द पोजीशन ऑफ द सबस्ट्रिंग मोटिव इन द स्ट्रिंग सेल्फ मोटिवेशन। तो कौन सी फंक्शन यूज होता है कि अगर मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग की पोजीशन ढूंढनी हो? INSTR, very good. Gorilla is there. We don't have a gorilla here, sorry. Select in STR सेल्फ मोटिवेशन पहले लिखेंगे और उसके बाद सेकेंड वर्ड लिखेंगे मोटिव। So that will be the command. The last 6 letters of the string. Last, right. टेल तो सीरीज और पांडास के साथ होता है। इसमें शुरू से लेटर्स लेने हैं तो क्या होगा? लेफ्ट, और पीछे से लेटर्स लेने हैं तो राइट। सो सिलेक्ट राइट
किसने बोला? राइट सही है। अच्छा नहीं, टेल इज रॉन्ग, राइट इज द फंक्शन जो सही है। सो इट हैज टू बी राइट लाइक दिस, सेल्फ मोटिवेशन कॉमा 6। ठीक है, सो टेल नहीं यूज होगा एसक्यूएल में, टेल नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है हमारे पास। सो वी डोंट हैव दैट। सो या तो आप लेफ्ट से कैरेक्टर्स फेच कर सकते हो, राइट से, या फिर मिडिल से विद द हेल्प ऑफ मिड और सब एसटीआर। ठीक है, सो ये आपके स्ट्रिंग फंक्शंस पे क्वेश्चन हो गया, चॉइस है आपके पास इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, एक्सपैंड द फॉलोइंग। एसएमटीपी फुल फॉर्म? क्वेश्चन 31, एसएमटीपी की फुल फॉर्म। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एफटीपी। वेरी गुड, वीओआईपी। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। Okay, moving down, we have question number 37. आपको एक टेबल दिया हुआ है सेल्समैन। अब इसमें बोला गया है काउंट द नंबर ऑफ सेल्समैन एरिया वाइज। क्या क्वेरी होगी? एरिया वाइज। परफेक्ट आंसर अभी भी नहीं आया। काउंट द नंबर ऑफ सेल्समैन एरिया वाइज। दैट इज फाइन। सो आप साथ में एरिया भी दिखा सकते हो टू हैव अ बेटर आउटपुट। सो वी कैन राइट सिलेक्ट एरिया कॉमा काउंट। काउंट के साथ आप एस नेम भी लिख सकते हो, एस नंबर भी लिख सकते हो, स्टार भी लिख सकते हो, सेम ही रिजल्ट आएगा, तो एवरीथिंग इज करेक्ट। सो आप एरिया कॉमा काउंट स्टार भी लिख सकते हो। फ्रॉम सेल्समैन ग्रुप बाय एरिया। अब एसक्यूएल में आपको क्वेश्चन दोनों तरीके के आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है क्वेरी लिखो, क्वेरी ये लिखोगे। पर मान लो अगर ये क्वेरी दी होती है और आपसे पूछते कि आउटपुट लिखो, तो इसमें ग्रुप्स कितने बनते? एक ग्रुप बनेगा दिल्ली का एरिया के अकॉर्डिंगली, एक बन जाएगा अजमेर का, एक झांसी का, और जयपुर एक अकेला है। तो आपके पास दिल्ली में क्या आता? 2। फिर अजमेर में भी क्या आता? 2। झांसी में भी 2। एंड देन वी हैव, कौन सा रह गया? जयपुर। जयपुर इज 1। सो ये आपके पास एरिया हो गया और ये उसका काउंट हो गया। सो 2 2 2 1। सो दिस विल बी द आउटपुट एंड दिस विल बी द क्वेरी। अगर मैं यहाँ पे एरिया साथ में शो नहीं करूंगी तो सिर्फ ये वाली लाइन आएगी 2 2 2 1। सो इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि भाई किसका 2 है किसका 1 है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जिस पे आप ग्रुप कर रहे हो उसको भी दिखाओ। हाँ, अदरवाइज क्वेरी तो आपकी बिना एरिया के भी चल जाएगी। ओके, डिस्प्ले द मंथ नेम फॉर द डेट ऑफ ज्वाइन ऑफ सेल्समैन ऑफ एरिया अजमेर। तो जो अजमेर एरिया वाले सेल्समैन हैं उनका आपको मंथ नेम शो करना है। हाउ वुड यू शो दैट? वेरी गुड। सो सिलेक्ट मंथ नेम, ब्रैकेट पे डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम सेल्समैन, और कंडीशन आ जाएगी वेयर एरिया इज इक्वल टू अजमेर। अजमेर शुड बी इन कोट, सिंगल या डबल कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, और मंथ नेम से होता क्या है कि जैसे अजमेर में है ये 3, तो इसका आंसर आ जाएगा मार्च, फिर इसका आ जाएगा जून। ओके, डिस्प्ले द टोटल सैलरी पेड टू ऑल सेल्समैन। ऑल टुगेदर आप सारे सेल्समैन को कितनी सैलरी पे करते हो उसका टोटल निकालना है। देन वेरी गुड। सो इट शुड बी सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम सेल्समैन। कोई कंडीशन नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, आपको सारे सेल्समैन की टोटल सैलरी बतानी थी, तो वो आप सम से कर सकते हो। सो सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम सेल्समैन। हाँ जी।
देखो इसमें आप कॉलम ऐड तो कर नहीं सकते इस तरह से डेटा के साथ एसक्यूएल में, ठीक है, वो पाइथन में हो सकता है, बट यहाँ पर अगर आप कुछ शो करना चाहते हो, जैसे आपको मैं कहती हूँ कि सैलरी और बोनस को ऐड करके टोटल सैलरी, तो उसमें आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट एस नेम, सेल्समैन का नाम आ जाएगा, कॉमा सैलरी प्लस बोनस, जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और इसके साथ हम इसका अलायंस दे सकते हैं एज टोटल सैलरी फ्रॉम सेल्समैन। तो अब जो रिजल्ट वो शो करेगा उसमें वो दो कॉलम्स दिखाएगा। पहले कॉलम की हेडिंग होगी एस नेम, दूसरे कॉलम की हेडिंग होगी टोटल सैलरी। सो फॉर्मूला नहीं दिखेगा वहां पे। सो पहले कॉलम की हेडिंग होगी एस नेम, दूसरे कॉलम की हेडिंग होगी टोटल सैलरी, और टोटल सैलरी के नीचे जो वैल्यूज आएंगी वो इसको ऐड करके आएंगी, जो भी ये है तो ऐड करके जो बनेगा वो उसको शो करेगा एज अ डेटा, बट वो टेम्परेली शो होता है, टेबल में एज अ न्यू कॉलम ऐड नहीं होता, लेकिन आप उसको दिखा सकते हो फॉर द टाइम बीइंग ऑन द स्क्रीन। इज इट क्लियर? ठीक है, सो हम कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं सिलेक्ट में, और वो उसको कैलकुलेट करके रिजल्ट को शो करेगा। चाहते हो कि हेडिंग में फॉर्मूला ना लिखा आए तो हम एज करके उसको एक नाम दे सकते हैं, दैट नेम विल कम इंस्टेड ऑफ द फॉर्मूला जब आपका रिजल्ट शो हो। सो now this question, this is again specific to IP, CS में नहीं पूछते ये, to display the name of the month of the current date, कौन सा फंक्शन यूज होता है? मंथ नेम अभी हमने देखा, सो पूरी कमांड है तो पूरा कमांड लिखोगे, अदरवाइज फंक्शन का नाम है मंथ नेम, तो आप लिख सकते हो सिलेक्ट मंथ नेम ब्रैकेट में नाउ राउंड ब्रैकेट्स टू रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ स्ट्रिंग केवी संगठन। ट्रिम, सो ट्रिम और ब्रैकेट में जैसी स्ट्रिंग उन्होंने दी हुई है वो हम दे देंगे। To display the name of the day, example Friday or Sunday from the date of birth, DOB, day name. So select day name और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा DOB। टेबल का नाम बताया नहीं तो इतना ही बहुत है। To print the value of square root of 2 to 2 decimal points. हाँ हाँ ये, सो पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकलेगा, फिर वो राउंड करेगा उसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस और शो कर देगा। वेरी गुड। To compute the remainder of division between two numbers n1 and n2. Very good. n1 comma n2. ओके, नाउ यू हैव अ चॉइस, या तो आप ये कर सकते थे, या आपके पास चॉइस में आ जा रहा है ये वाला क्वेश्चन जिसमें बोला है कि इनके आंसर लिखो। सो प्रिंट द डिटेल्स ऑफ केवीज हुज स्टेशन कोड इज बिटवीन 300 and 800, व्हाट विल बी द क्वेरी? इसमें एक गलत है, आपने सिलेक्ट स्टेशन कोड बोला है, उसने बोला है प्रिंट द डिटेल्स। सो प्रिंट द डिटेल्स का मतलब है सारी डिटेल्स, सो इट शुड बी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम केवी वेयर स्टेशन कोड बिटवीन, तो अब वो 300 वाले को भी दिखाएगा, 324 वाले को भी दिखाएगा, 331 वाले को भी दिखाएगा। सो जो भी वैल्यूज आपकी 300 से 500 के बीच में लाई करेंगे उन सबको दिखाएगा। प्रिंट डिटेल्स ऑफ केवीज हुज नेम एंड्स विद AFS। हाँ, अच्छा, इसमें याद ध्यान रखो कि क्वेरीज लिखते हुए जो टेबल में कॉलम के नाम होते हैं वही लिखने होते हैं, सो आप सिर्फ नेम लाइक लिख के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप वहां पे देखो कि कॉलम का नाम क्या है, केवी नेम। सो वेयर केवी नेम लाइक, हाँ क्या लिखेंगे लाइक के बाद? परसेंटेज AFS, ठीक है। प्रिंट द डिटेल्स ऑफ केवीज ऑफ जयपुर रीजन। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम केवी, सिंपल, सो वेयर रीजन इज इक्वल टू
Jaipur. It's quite simple. Print the number of KVs zone wise. हाँ, तो जिस पे ग्रुप कर रहे होते हैं उसको भी साथ में देख लेंगे. So select zone comma count star from KV group by zone. हाँ जी. तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इस नंबर ऑफ रोज काउंट करता है बेटा. जैसे ये वेस्ट है तो उसने क्या किया, पहले देखा कि आपका ग्रुप बाय जोन है. तो ग्रुप बाय जोन में ये 5 सेम है तो इसका एक ग्रुप बन जाएगा. एक ये है तो इसका एक ग्रुप बन जाएगा, और ये 2 है तो ये तीसरा ग्रुप बन जाएगा. अब हर ग्रुप के लिए वो क्या कर रहा है? फॉर एवरी ग्रुप इट इज काउंटिंग द नंबर ऑफ रोज. तो वेस्ट में कितनी रोज है? 5. साउथ में कितनी रोज है? 1. नॉर्थ में कितनी रोज है? 2. हाँ जी बोलो. हाँ, काउंट जोन भी कर सकते हो. हाँ, तो भी 5 ही आएगा. अब काउंट स्टार करोगे तो भी 5 ही आएगा. काउंट जोन करोगे तो भी 5 आएगा. बस अगर आपने कोई ऐसा कॉलम का नाम दे दिया काउंट में जिसमें नल हो सकता है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. बट अगर आपके पास नल नहीं हो सकता उसमें, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आपके पास आंसर सेम. काउंट स्टार होता है ये रो एग्जिस्ट करती है, मतलब इसको काउंट कर दो. अब अगर यहाँ पर मान लो एक रो होती है, उसका केवी कोड होता 1706. ठीक है. और यहाँ पर उसका नाम भी है कुछ भी, दिल्ली, एनसीआर, whatever. अब लेकिन स्टेशन कोड, रीजन और जोन अभी हमने अलॉट नहीं किया हुआ. तो अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टेशन कोड करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आएगा? 8. सिलेक्ट काउंट रीजन करूंगी तो भी 8 आएगा. लेकिन अगर मैं सिलेक्ट काउंट केवी नेम करूंगी तो कितना आएगा? 9, क्योंकि ये है यहाँ पर तो नल है ना, तो उसने इसको काउंट नहीं किया. लेकिन यहाँ पर तो है, सो 9 आएगा. इसका काउंट भी कितना आएगा? 9. तो आप ये कह सकते हो कि सिलेक्ट काउंट स्टार आपको एग्जैक्टली वो वैल्यू देता है जो प्राइमरी की का काउंट देता है, क्योंकि प्राइमरी की आपकी कभी भी नल नहीं हो सकती. तो काउंट स्टार का मतलब है कि काउंट द वैल्यूज ऑफ प्राइमरी कीज बेसिकली. दैट इज द नंबर ऑफ रोज. इज इट क्लियर? इनके आउटपुट बता दें आप. मैं इसको क्लियर कर देती हूँ पहले. हाँ, फिफ्थ और सिक्स का, पहले फिफ्थ का बताओ. सब अच्छे से स्टडी कर लो इसको पहले. इसमें वेयर दिया हुआ है, तो वेयर ग्रुप्स बनाने से पहले एग्जीक्यूट होता है या बाद में? तो मतलब हम सिर्फ कौन से केवी लेंगे? जो वेस्ट जोन वाले हैं. ठीक है. आपने सिर्फ वेस्ट जोन वाले केवी लिए. अब इनको आप ग्रुप कर रहे हो रीजन के बेसिस पे. तो इनके अंदर डिफरेंट रीजन कौन से हैं? जयपुर और अहमदाबाद. तो ये तीन तो हमने लेने ही नहीं है. हम सिर्फ इनको ले रहे हैं. तो ग्रुपिंग किसके बेसिस पे हो रही है? रीजन के बेसिस पे. तो दो ग्रुप्स बनेंगे. एक होगा जयपुर, एक होगा अहमदाबाद. सो काउंट कितना आएगा इसका? दिस विल बी द आंसर. सबको समझ आया ये आंसर ऐसे क्यों आया? तो वेयर वाली कंडीशन जो है वो हमेशा ग्रुप्स बनाने से पहले चेक होती है. हैविंग वाली ग्रुप्स बनने के बाद में चेक होती है. सो पहले वो इसको चेक करेगा, सिर्फ उन रोज को निकालेगा जहां पर ये मैच होती है. तो मतलब सिर्फ वेस्ट वाले रोज आ गए. फिर उसके ऊपर ग्रुपिंग हुई रीजन के बेसिस पे. इज इट क्लियर?
सेकंड का आउटपुट बताओ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम केवी मतलब पूरी रो शो होगी जिसमें सब str 2, 3 जो है वो एंड है। हम्म। या स्टेशन कोड 390 मतलब 390 वाला तो आएगा ही आएगा, पूरी तो आएगा ही। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि 2 से स्टार्ट करके 3 लेटर्स है, गांधी धाम ये वाला और गांधी धाम ये वाला, बस और किसी में नहीं है। सो आपके 3 रिकॉर्ड्स आएंगे, 1019 वाला, 1020 वाला एंड 1002 वाला। सो दीज 3 रिकॉर्ड्स। और का मतलब है। हम्म। और का मतलब है अगर ये ट्रू है तो भी दिखाओ, ये फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है तो भी दिखाओ, ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है तो भी दिखाओ। तो इन दोनों के केसेस में पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, पर दिखाएगा क्योंकि और कहता है कि कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए। स्टेशन कोड 390 में सेकंड कंडीशन ट्रू है, पहली वाली फॉल्स है, तो भी दिखाएगा क्योंकि कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ, हाँ, दोनों फॉल्स है तो नहीं आएगा। जैसे भरतपुर में ना तो आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है ना ही आपकी सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो दोनों ही फॉल्स है। सेम वे अलवर में दोनों ही फॉल्स है। नहीं नहीं, उसको शो ही नहीं करेगा ना, बस एम्प्टी सेट आ जाएगा। अगर कोई भी मैच नहीं होता तो एम्प्टी सेट। सारे कॉलम सिलेक्ट स्टार लिखा है। स्टार का मतलब है ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी फॉर दीज 3 रोज। देखो, सिलेक्ट स्टार का मतलब है आपको सारे कॉलम्स दिखाने, तो मतलब पांचों कॉलम्स दिखाएंगे। कहाँ से दिखाने हैं? जहां पर या तो ये कंडीशन ट्रू हो या फिर ये कंडीशन ट्रू हो, दोनों में से कोई भी एक। तो इस कंडीशन का मतलब ये है कि केवी नेम में से सब स्ट्रिंग निकालो, कुछ कैरेक्टर्स निकालो, स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन 2 3 लेटर्स उठाने। तो इसमें वो क्या बन रहा है, HAR। इसमें क्या है, LWA। इसमें भी LWA, इसमें AND, इसमें AND, इसमें VAD, इसमें सिर्फ, और इसमें AR है। तो कहां पर मैच होती है कंडीशन, यहाँ पर और यहाँ पर। बाकी कहीं पे तो 3 लेटर्स AND नहीं आ रहे ना। यस और नो। और एक कंडीशन हमारी यहाँ मैच हो रही है। सो यहाँ पे मैच हो रही है, यहाँ पे मैच हो रही है और यहाँ पे मैच हो रही है। सो बाकी की रोज है जिसमें ना तो पहली कंडीशन मैच होती है ना ही दूसरी कंडीशन मैच होती है। सो ना फर्स्ट मैच हो रही है ना सेकंड मैच हो रही है, तो वो शो ही नहीं होंगे। जहां पे दोनों में से कोई भी एक मैच हो रही है वो शो होगा। तो आपके 3 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले किए जाएंगे, ये वाले। अभी समझ आया? कॉन्फिडेंस वाला यस मैम ने सुनाई दिया मुझे। क्लियर है सबको कैसे आएगा? दोनों में से कोई एक कंडीशन जहां पे ट्रू होगी वो रो हम लेंगे और उसको शो करेंगे। ठीक है। हाँ। अच्छा। ठीक। ओके। सो अब ये है नेटवर्किंग का केस स्टडी क्वेश्चन। हर साल सिमिलर क्वेश्चन आता है, सालों से चला आ रहा है। ठीक है। क्या कह रहा है वो, कि ग्लोबल इन्फोकॉम लिमिटेड है, वो अपना नेटवर्क सेट कर रहे हैं जयपुर में। उनके 4 डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केट, फंड, लीगल एंड सेल्स। अब इसके अंदर हमेशा 2 टेबल्स दिए होते हैं। एक आपका जो टेबल होता है उसमें दिया होता है कि डिस्टेंस कितना है डिपार्टमेंट के बीच में। तो जैसे मार्केट डिपार्टमेंट और फंड डिपार्टमेंट है उसका डिस्टेंस कितना है, ऐसे ही सबका डिस्टेंस दे रखा है। और एक दिया होता है कि आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने होंगे, सो हाउ मेनी कंप्यूटर्स यू हैव इन ईच डिपार्टमेंट। अब ये कुछ क्वेश्चंस पूछे होते हैं जिसे हम केस
केस बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। पहला है सजेस्ट अ मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द अबव कनेक्शंस। ठीक है। फिर आपके पास है सजेस्ट द नेटवर्क टाइप बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल बिल्डिंग टू प्लेस द सर्वर विद सुटेबल रीजन। तो देखो, इसमें सबसे पहला हम थर्ड आंसर करते हैं, नंबरिंग इसमें गलत है बट एनी हाउ थर्ड आंसर क्या है, मोस्ट सुटेबल प्लेस टू प्लेस द सर्वर। जिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा, कौन सा आंसर है इसका, सेल्स डिपार्टमेंट। तो जहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं वहां पर आपका सर्वर प्लेस होता है। तो आप इसमें आंसर क्या लिखोगे, दैट सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन सेल्स डिपार्टमेंट सिंस इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। इट फॉलोज दी, हाँ हाँ, वही पूरा लाइन बता रही हूँ ना कैसे लिखना है, मैं वही वर्डिंग्स ही बता रही हूँ आपको। क्या आप लिखोगे, server should be placed in sales department since it has the maximum number of computers. It follows the 80-20 rule, which says that if the server is placed at the unit जहां पर सबसे ज्यादा computers हैं, the request reply rate will be faster, क्योंकि जो request है वो सबसे ज्यादा उसी एरिया में से ही आएंगी, so the reply would be faster. So that's why we keep it at the place जहां पर हमारा सबसे ज्यादा computers है. So that is the position जहां पे server है। अब जब मुझे ये पता चल जाता है कि सर्वर कहाँ पे है, मेरे लिए फर्स्ट वाला आंसर बहुत इजी हो जाता है, जो कि कह रहा है कि सजेस्ट अ मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द अबव कनेक्शन। सो मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट क्या होगा, कि जो आपने सर्वर बनाया है उसको आप बीच में रखो और उसको बाकियों के साथ कनेक्ट कर दो, दैट इज द मोस्ट सुटेबल लेआउट। तो हमने किसको बनाया है सेंटर में, सेल्स को, सेल्स में हम सर्वर रख रहे हैं, तो मैं केबल लेआउट बना सकती हूँ कि मैंने सेल्स डिपार्टमेंट रखा, उसको कनेक्ट कर दिया मार्केट के साथ, सेल्स को ही कनेक्ट किया लीगल के साथ, और सेल्स को ही कनेक्ट कर दिया फन के साथ। अब डिस्टेंस देख लेते हैं एक बार, सेल्स और मार्केट के बीच में है 100 मीटर्स का डिस्टेंस। फिर आपके पास सेल्स और फन के बीच, हाँ डिस्टेंस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर मैं आपको एक चीज बता रही हूँ यहाँ पे, उसके लिए आपको मैं ये लिख के दिखा रही हूँ कि क्या फर्क पड़ता है इससे। सेल्स और लीगल में है 150 का। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको बोला हुआ है मोस्ट सुटेबल, तो जब मोस्ट सुटेबल लिखा हुआ है आप बस ये डायग्राम बनाओगे केबल लेआउट का और साथ में लिख दोगे इट फॉलोज स्टार टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकते हैं बट अदरवाइज आप लिख सकते हो ऐसे। सो दिस विल गिव यू फुल मार्क्स। ठीक है, कभी कभी इस पेपर के हिसाब से, इस पेपर के हिसाब से आंसर ये होगा, कभी नो, एट टाइम्स वी हैव क्वेश्चन यहाँ पर हमें बोला जाता है कि लीस्ट एक्सपेंसिव बताओ। लीस्ट एक्सपेंसिव जब बोलते हैं तो वी हैव टू सी कि कम से कम केबल यूज हो। तो कम से कम केबल में हम देखते हैं सबसे कम केबल कहाँ यूज हो रही है। तो आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट और फंक्शनल डिपार्टमेंट के बीच में 50 मीटर है, तो सबसे पहले ये 50 मीटर वाला हम यूज करेंगे, उसके बाद 80 मीटर है, और उसके बाद 100 मीटर दो वाला है। आपको कुछ ऐसा कनेक्शन बनाना है, जस्ट अ सेक। तो आपको एक ऐसा कनेक्शन बनाना है जहां पर कम से कम केबल यूज हो। सो यहाँ 50 मीटर में फन और सेल्स कनेक्ट हो रहे हैं, फिर 80 मीटर में फन और मार्केट कनेक्ट हो रहे हैं। अब 100 मीटर में मार्केट और सेल्स में कनेक्ट करूंगी ये तो साइकिल बन जाएगा, तो वी विल नॉट मेक दैट। लीगल और फन को अगर मैं कनेक्ट करती हूँ तो 100 मीटर्स है। तो आप बताओ दोनों में से कम केबल किस में यूज हो रही है, विच वन इज यूजिंग लेसर केबल, द फर्स्ट लेआउट और द सेकेंड लेआउट, द सेकेंड वन। तो अगर आपको बोला जाता कि आपको कम एक्सपेंसिव लेआउट चाहिए जिसमें आपकी कम केबल यूज हो, तो वो सीधा नहीं बोलते कि केबल कम यूज हो, बट लीस्ट एक्सपेंसिव का मतलब ही यही है कि यू कैन सेव द कॉस्ट ऑफ वायरिंग। तो ये वाला जो लेआउट है जिसमें हम कम से कम डिस्टेंस लेके बना रहे हैं, ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव लेआउट है। ठीक है, सो नॉर्मली आपका आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से भी आंसर ये होगा, बट अगर कॉस्ट इफेक्टिव पूछ लिया जाए तो आप डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली सबसे छोटा डिस्टेंस में जिसमें सारे के सारे यूनिट्स कवर हो रहे हो उसको सर्च करते हैं। ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर ये पहले वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको
कौन सा, ये वाला? हाँ नहीं, ये नहीं नहीं, वो हम लेआउट में यूज नहीं करेंगे ना, वो तो उन्होंने हमें डिस्टेंस बताए हुए हैं, पर हम उनको डायरेक्ट केबल के थ्रू कनेक्शन नहीं देंगे। ओके, तो एक तो लेआउट, ये तो 100% है कि लेआउट वाला क्वेश्चन तो 100% होगा ही होगा। सजेस्ट द नेटवर्क टाइप। अब आप डिस्टेंस देख ही रहे हो, आप इन सारे को आपस में कनेक्ट करोगे तो आपका कौन सा नेटवर्क बनेगा? पैन, लैन, मैन, वैन, कौन सा नेटवर्क बनेगा? हाँ, पैन। पर्सनल के लिए तो ये वैसे भी नहीं है, और पैन सिर्फ 10 मीटर तक होता है। तो आपका 1 किलोमीटर के अंदर ये सारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। सो दिस विल फॉर्म अ लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आपसे पूछते हैं सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। हमेशा यही दो डिवाइसेस का पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, रिपीटर, हब और स्विच। तो रिपीटर कहाँ पे यूज होगा? हमने जो लेआउट बनाया था अभी, उसके अकॉर्डिंगली आपका रिपीटर, आपने सेल्स को लिया था सेंटर में, फिर उसको फंड, मार्केट और लीगल के साथ कनेक्ट किया था। तो लीगल और इसमें 150 मीटर का डिस्टेंस है, इसमें 100 मीटर का डिस्टेंस है। तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों जगह पे हमें क्या चाहिए होगा? रिपीटर। एज पर द लेआउट बताना है। अब ऐसे तो 180 भी ज्यादा है, पर हम वहां रिपीटर नहीं चाहिए क्योंकि हम वो कनेक्ट ही नहीं कर रहे। हम कनेक्ट तो इनको कर रहे हैं ना। सो सिंस इनका डिस्टेंस जो है 100 मीटर या 100 मीटर से ज्यादा हो, तो हम कहेंगे वी नीड अ रिपीटर ओवर हियर, कि इसके जो सिग्नल्स है वो वीक हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे रिपीटर्स चाहिए होंगे। इसका 50 मीटर था, तो यहाँ पे रिपीटर नहीं चाहिए। हब और स्विच कहाँ चाहिए? हर यूनिट में। सो यू नीड अ हब और स्विच इन एवरी डिपार्टमेंट। सो हब और स्विच आपको हर डिपार्टमेंट में चाहिए होता है। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर? रिपीटर इज रिक्वायर्ड, number one, between market department and sales department. Number two is required in legal and sales department since the distance is more. ठीक है, so we need to regenerate the signals. Then second answer लिखोगे, hub and switch is required in all four departments for connecting the computers within the departments. So hub and switch is required in all four departments to connect the computers or the devices within the department. Then you have last question. Organization is planning to link its head office situated in New Delhi. Which type of network out of this will be formed? Justify your answer. तो हमारा है जयपुर में। अब जयपुर को न्यू दिल्ली के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा नेटवर्क बनेगा? वाइड एरिया नेटवर्क। जस्टिफाई में क्या करोगे? सो एनी नेटवर्क विच क्रॉसेस द एरिया ऑफ अ सिटी becomes a wide area network. So distance between Jaipur and Delhi is more, है तो 250 किलोमीटर के around something, but it's a different city. So आप justification में बोलोगे since it's a different city and when we cross the area of a city, then all the networks are said to be wide area network after that. Clear? So ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो मतलब फिक्स है, आपको पता ही है इसमें क्या क्या पूछा जाता है, और ये 100% आना ही आना है। सो ये तो 5 मार्क्स आपके कंप्यूटर नेटवर्क के यहीं से आ जाते हैं। सो दैट वाज एसक्यूएल एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको ऐसे। हाँ, आई सेंड दिस इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ये वाले पीडीएफ में भेज रही हूँ। हाँ जी। नहीं, उसका अलग से क्वेश्चन आता है। आईपी के पेपर में नहीं आएगा, सीएस के पेपर में आएगा। हाँ जी। हाँ, कनेक्टिविटी करेंगे। वो आपको प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होगी। नहीं, कल नहीं लेके आनी, मंडे से लानी है। ठीक है। और किसी को कोई डाउट्स है अभी इसमें जो पेपर हमने सॉल्व किया? अच्छा, वैसे तो डाउट मैं बता रही हूँ, बट पेपर से रिलेटेड किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Okay, so Piyush, Tuhin, and Ayush have their exam tomorrow. So if you have doubts, you can stay. Rest can leave. ठीक है। बाकी सीएस का पाइथन जो है वो हम रात को करेंगे 9:15 पे। क्यों? वेरी गुड। प्रोग्राम बना के कर लो, ठीक।
और प्रैक्टिस कब करोगे? अच्छा, फाइल हैंडलिंग कर लिया? आज तो छुट्टी थी ना आपकी? जबकि छुट्टी थी तो उसको यूज करके पढ़ना चाहिए था ना। डरना भी चाहिए। पढ़ो, पढ़ने के बाद डर नहीं लगेगा। अ, कौन से में भेजा है पीयूष? ग्रुप में भेजा है? डाउट कहाँ पे भेजा है? खानदानी जीरो वाला ना? नहीं, ये नहीं है आपका, ये वाला है। ये वाला ट्रैवल वाला। ट्रैवल इज ए लिस्ट, फिर आपने लिखा है पुश ट्रैवल। ये क्या लिखा है? ट्रैवल वैल क्या है? ट्रैवल वैल इकट्ठा नाम दिया आपने? पुश के ब्रैकेट्स में क्या लिखा है? ट्रैवल कॉमा वैल, अच्छा। सो ट्रैवल डॉट अपेंड वैल। ओके, फिर आपने लिया है डेफ पॉप, उसमें ट्रैवल को रिसीव किया वाइल ट्रू। इफ लेंथ ऑफ ट्रैवल इज इक्वल टू जीरो तो प्रिंट इट इज एम्प्टी, और ब्रेक कर दिया एल्स। आपने पॉप करके उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर आपके पास नीचे एक लिस्ट है। फिर लिया है आपने फॉर आई इन इन लिस्ट, इफ I1 is not equal to India and I2 is less than 2500, मतलब वो इंडिया में सिटी नहीं है और उसका डिस्टेंस जो है वो 3500 से कम है। वही वाला है ना? तो पुश कर दिया आपने ट्रैवल कॉमा आई, ठीक है। फिर आपने उसको प्रिंट करा दिया। फिर आखिर में आपने उसको पॉप कर लिया। हाँ, ये ठीक है। उसमें बस ये भी था मेरे ख्याल से कि उसमें तीन चीजें थी नेस्टेड लिस्ट के अंदर। एक कंट्री थी, एक सिटी थी, और एक डिस्टेंस था, है ना? तो उसमें ये देखेगा कि पूरा रिकॉर्ड पुश करना था या फिर उसके सिर्फ दो वैल्यूज पुश करनी थी। तो फिर पूरा आय शायद पुश नहीं होगा। अगर दो ही वैल्यूज पुश करनी है तो आपको स्लाइसिंग के थ्रू पुश करना पड़ेगा। बाकी स्टैक वाला पार्ट सही है, बिल्कुल। ठीक है। ओके। अजय? किसका? इसका? ये वाला? यही भेजा था ना, 26 प्रोडक्ट द आउटपुट डेफ चेक n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 2। देखो इसमें कबीर हैप्पी बर्थडे बोल रहे भैया। कबीर से थैंक यू। सो यहाँ पर n1 में 1 है, n2 में 2 है। आप n1 को चेंज करके n1 प्लस n2 कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम इसको n2 को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं और फिर उसको प्रिंट करा रहे हैं। देखो, पहली बार जब चेक कॉल होगा तो हमने कुछ भी पास नहीं किया। मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो वही ले लेगा। n1 में 1 आ जाएगा और n2 में 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? 1 प्लस 2 3। तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 3। n1 अब मेरे पास 3 हो गया, और n2 में हमने 1 को ऐड कर दिया। तो n2 में रिसीव 2 हुआ था तो वो भी 3 हो जाएगा। सो पहली बार प्रिंट होगा 3 3। आयुष ने शायद यही लिखा था, है ना? सो फर्स्ट टाइम इट विल बी प्रिंटेड 3 3, क्योंकि आपके n1 में भी 3 है, n2 में भी 3 है। जब सेकेंड टाइम आप कॉल कर रहे हो तो आप दो वैल्यूज पास कर रहे हो, 2 और 1। सो ये जो यहाँ पे रिसीव हो रहे थे ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है। अगर इसके लिए कुछ भी पास होता है तो वो ये ले लेता है। अगर कुछ पास होता है तो जो हम पास करते हैं वो वाली वैल्यू लेता है। तो अब n1 में 2 आ जाएगा और n2 में 1 आ जाएगा। तो n1 तो अभी भी 2 प्लस 1 3 ही होगा। सो n1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। लेकिन n2 को जब आप 1 से इंक्रीज करोगे तो वो 1 प्लस 1 2 होगा। इस बार प्रिंट होगा 3 2। n1 विल बी 3, n2 विल बी 2। पता चल रहा है क्यों होगा ऐसा? फिर जब आप चेक 3 कॉल कर रहे हो तो आप एक वैल्यू भेज रहे हो, तो ये 3 जाएगा n1 के अंदर। सो 3 चला गया n1 में। n2 के लिए कुछ भी पास नहीं हुआ, इसलिए n2 बाय डिफॉल्ट 2 हो जाएगा। सो दिस इज 3, दिस इज 2। 3 प्लस 2 इज 5। तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 5।
और n2 को +1 करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, सो इट विल प्रिंट 5 एंड 3। सो पहली लाइन में आएगा 3 3, सेकेंड लाइन में आएगा 3 2, तीसरी लाइन में आएगा 5 3। अंडरस्टूड? और बताओ, लिख के कहाँ पे? ये रैंडम वाला? रैंडम वाला बोल रहे हो या स्टैक वाला? हाँ, इसमें है आपके पास सबसे पहले काम करेगा रैंडम डॉट रैंड इंट। ठीक है, रैंडम डॉट रैंड इंट में आपके पास या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है ना? सो 2 3 4 में से कोई भी एक नंबर आएगा। फिर उसकी हम रेस टू द पावर निकाल रहे हैं 2। तो अगर 2 आया तो 2 रेस टू द पावर 2 4 हो जाएगा। अगर 3 आया तो 3 रेस टू द पावर 2 9 हो जाएगा। 4 आया तो 16 हो जाएगा। मतलब 4 9 या 16 में से कुछ भी प्रिंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो इंटेजर होगा, उसकी पावर निकालेंगे वो फ्लोट होगा, वो फ्लोट से उसको फिर इंटेजर में कन्वर्ट कर रहा है, फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब आपके पास एक नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, वो नंबर जो होगा वो या तो हो सकता है 4 या 9 या 16। तो हमारे पास इसका पॉसिबल आउटपुट बताना है। चॉइसेस तो यहाँ नहीं है, बट आपके पास जो भी चॉइसेस रहेगी उन चॉइसेस के अंदर 4 9 या 16 में से नंबर आएगा। सेम लाइन के अंदर 3 नंबर होंगे। 4 4 4 भी हो सकता है, 4 9 9 भी हो सकता है, 9 4 16 भी हो सकता है, 16 16 16 भी हो सकता है, बट इन तीनों के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। सो 3 numbers will be printed on the screen, and those 3 numbers will be either 4 or 9 or 16। चॉइसेस क्या है इसके साथ, समझ आ गए? अच्छा, 2 3 4 में या तो 2 का स्क्वायर, या 3 का स्क्वायर, या 4 का स्क्वायर। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करो, फिर 9:15 पे विल टेक ऑल योर पाइथन के डाउट्स, जो भी फाइल हैंडलिंग फंक्शंस जो भी प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इधर जॉइन में सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड शो होते हैं। मान लो आपके पास एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल है, और डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट है 40, लेकिन कोई एम्प्लॉय है ही नहीं जो उसमें काम करता है, तो वो रिकॉर्ड मैच नहीं होता, इसलिए वो डिस्प्ले भी नहीं होगा। सो जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो डिस्प्ले नहीं होते, सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होते हैं इनर जॉइन में। आउटर जॉइन होता है जिसमें जो रिकॉर्ड मैच नहीं भी होते उनका आधा डेटा, क्योंकि जिधर से मैच नहीं होता वहां से तो कुछ आएगा नहीं, और जो हाफ रिकॉर्ड है वो शो हो जाए, तो उसके लिए हम आउटर जॉइन यूज करते हैं। तो डेफिनेशन वाइज डिफरेंस ये है कि इनर जॉइन शोज ओनली दी मैचिंग रिकॉर्ड्स, whereas outer join also displays the non-matching records as per the join condition। तो join condition जहाँ पे मैच नहीं भी होती है, आउटर जॉइन उन्हें भी दिखाता है, इनर जॉइन सिर्फ मैचिंग को दिखाता है। क्लियर? और कुछ? आयुष तो गाने सुन रहा है, इसलिए आयुष के पास अभी और डाउट्स होंगे नहीं, है ना आयुष? अच्छा, आपको केवी के अगर आईपी का भी मिले ना, वो जैसे आपने सीएस वाला शेयर किया था, आपके स्कूल में तो आईपी नहीं है ना लेकिन? अच्छा ठीक है, अगर होगा तो वो भी शेयर कर देना जब भी मिले। ठीक है, छोड़ दे। बढ़िया है। ठीक है, चलो मिलते हैं 2 2 सवा 2 बजे तक। ठीक है, ओके, स्टडी वेल टिल देन। बाय। बाय।